जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी रजनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि, यानी उन्होंने अमित के मुद्दे को गंभीरता से क्यों लिया, आखिर कारण क्या था। तो वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों, क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। ठीक है, प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या फिर गलत लगता है। तर्क दीजिए। यानी कि दोस्तों जब रजनी गई शिक्षा निदेशक को, उनसे बताती हैं कि स्कूलों में बच्चों को कोचिंग लगवाने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है और अगर कोचिंग नहीं लेते हैं वो तो उनसे उनका नंबर काट दिया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा निदेशक क्या कहते हैं कि किसी का बच्चा कमज़ोर हो तो उसे ट्यूशन लगवाते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ टीचर लूट रहा है तो ट्यूशन मत लगवाइए, किसी दूसरे जगह चले जाइए, कोई मजबूरी तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रजनी कहती हैं कि पर सर अगर हम, ये तो अच्छी बात आपने कहा, लेकिन अगर हम कोचिंग नहीं लगवाते तो वो बच्चों का नंबर काट देते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छा है उसके अंक भी काट देती हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने यह समस्या बताया तो शिक्षा निदेशक जी उनकी समस्या को सुलझाने की बजाय उसको कहते हैं कि ये प्रिंसिपल का मैटर है, टीचर और प्रिंसिपल का मैटर है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करते हैं, बहानेबाजी करके उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पर गलत लगता है? गलत यहीं पर लगता है। यहाँ तक तो सही था जब उन्होंने बोला कि भाई इच्छा हो तो ट्यूशन पढ़ें, ना हो तो ना पढ़ें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात तो उन्होंने ठीक कहा, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि ये टीचर का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये उन्होंने गलत कहा, क्योंकि उन्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि बहानेबाजी करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि रजनी जब शिक्षा निदेशक को बताती हैं कि स्कूलों में बच्चों पर ट्यूशन लेने का दबाव डाला जाता है और ट्यूशन ना लेने पर मेधावी बच्चों के भी नंबर काटे जाते हैं, तो शिक्षा निदेशक इसे प्रधानाचार्य का मामला बता करके टाल देते हैं। ठीक है, मुझे ये संवाद गलत तब लगता है जब वे समस्या सुलझाने की बजाय बहाने बनाते हैं, जबकि उन्हें सख्त कदम उठाने चाहिए थे। और सवाल हमारा यही था कि आप बताइए किस सीमा तक आपको ये गलत लगता है या सही लगता है। तो हमने बता तो दिया भाई गलत लगता है, क्योंकि उन्हें समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि बहाना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसा कर के कही गई यह बात जो है किस प्रसंग में कही और किसने कहा? देखिए, ये बात रजनी के पति रवि ने कहा था जब रजनी मंच पर भाषण दे रही थी और वहाँ पर कह रही थी कि प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स के साथ भी अन्याय होता है, उन्हें कम वेतन दिया जाता है और ज़्यादा वेतन पर साइन करवाया जाता है, और इसलिए टीचर्स को भी आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जब उन्होंने ये बात बोला, यानी जब वो ये बात बोलती हैं, तो उनके पति जी भी बैठे सुन रहे थे और वो कहती हैं लो भैया एक और आंदोलन का मसला मिल गया। ठीक है, चलो लड़ो, इस आंदोलन को भी लड़ो, कितने आंदोलन आप लोग लड़ोगे। यानी ये बात कौन बोलते हैं? तो उनके पति ही बोलते हैं। तो हम लिखेंगे कि यह बात रजनी के पति रवि ने तब कहा जब रजनी एक पेरेंट्स मीटिंग में बताती हैं कि कैसे कुछ स्कूलों में शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है लेकिन हस्ताक्षर अधिक वेतन के लिए कराए जाते हैं। वह शिक्षकों को इसके खिलाफ आंदोलन करने की सलाह देती हैं और तभी उनके पति ये बात बोल देते हैं। ठीक है, अगला है कि इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। यानी कि रजनी के पति रवि ने ये बात बोला कि एक और आंदोलन का मसला मिल गया, इससे क्या पता चलता है कि रजनी के पति का स्वभाव कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है। तो हम लिखेंगे कि इससे रवि की सामाजिक दायित्वों के प्रति उदासीनता प्रकट होती है। ठीक है, वह सामाजिक समस्याओं में उलझने के बजाय उससे दूर रहना चाहते हैं, ना कि उसे हल करना चाहते हैं। ठीक है, वो थोड़ा स्वार्थी टाइप के आदमी है, वो चाहते हैं कि जिन समस्याओं को सुलझाने में हमें कोई लाभ नहीं है, हम उसे क्यों लड़ेंगे भाई उसके लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। यानी रजनी चैप्टर जो ये एक धारावाहिक सीरियल से यहाँ पर आपके किताब में दिया गया है, तो आखिर इसमें मुख्य समस्या क्या है। तो हम लिखेंगे कि रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या स्कूलों में बच्चों को ज़बरदस्ती ट्यूशन लेने के लिए कहना
तथा ट्यूशन ना लेने पर उनके अंक कम करना है। ये मुख्य समस्या है इस चैप्टर की। उसके बाद अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं कि क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, यानी अगर अमित का पेपर सही में खराब गया होता तो क्या होता। तो लिखेंगे कि यदि अमित का पर्चा खराब होता तो रजनी को यह साबित करने का मौका नहीं मिलता कि शिक्षक ट्यूशन के लिए छात्रों पर दबाव डाल रहे हैं और ट्यूशन ना लेने पर उन्हें कम अंक देते हैं। इतना लिखेंगे। अगला है कि क्या होता अगर संपादक यानी पत्र छापने वाला जो है वो रजनी का साथ न देता तो क्या होता। यदि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो रजनी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ होती, जिससे बच्चों के साथ हो रहा अन्याय कभी भी खत्म नहीं होता। इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर पाठ के आसपास के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गलती करने वाला तो गुनहगार है ही, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं। यानी कि जो गलती कर रहा है वो तो खुद दोषी है, लेकिन जो उसके द्वारा की गई गलती को सह रहा है वो उससे भी ज़्यादा दोषी है। आप बताइए इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा दोषी है और क्यों दोषी है। तो लिखेंगे कि मेरी दृष्टि में गलती करने वाला और उसे सहने वाला दोनों ही गुनहगार हैं, परंतु गलती को सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, क्योंकि यदि वह अन्याय का विरोध नहीं करता तो अन्याय करने वाले का हौसला और बढ़ जाता है, जिससे भविष्य में वो और लोगों के साथ अन्याय करने लगता है। इतना हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। यानी जनरली आप देखते हैं कि स्त्री नॉर्मल स्वभाव की होती हैं, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं रहती हैं। तो बताइए कि स्त्री के स्वभाव से आखिर रजनी का स्वभाव कैसे अलग है। तो लिखेंगे कि स्त्री के चरित्र की बनाई गई धारणा से रजनी एकदम अलग है, क्योंकि वह सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं बल्कि समाज की समस्याओं पर भी बोलती हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और आंदोलन की बात करती हैं। वह साहसी और जागरूक स्त्री हैं। इतना हम लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्ठक में दिया गया है। जब आप पढ़ते हैं पाठ को तो वहाँ पर जब अंतिम दृश्य आता है जहाँ पर मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग की जगह जो थी वो कोष्ठक में बोल्ड करके यानी थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखी गई थी। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि आप इस दृश्य को फिल्माते हैं, यदि इसकी मूवी बनाई जाए, इस दृश्य को फिल्माया जाए तो आप डायरेक्टर के रूप में कौन कौन से निर्देश देंगे। तो हम लिखेंगे कि अगर मीटिंग का दृश्य फिल्माया जाएगा तो मैं मीटिंग स्थल के बाहर बैनर लगाने का निर्देश दूंगा, जिसमें मीटिंग का कारण लिखा हो, टॉपिक लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो। ठीक है। उसके बाद मंच पर माइक और स्पीकर की व्यवस्था हो, हॉल में अच्छी रोशनी और कुर्सियां मेजें व्यवस्थित हों ताकि बढ़िया सीन आए। उसके बाद कैमरे का फोकस रजनी पर होना चाहिए। साथ ही सभा की झलक भी दिखाने का निर्देश दूंगा कि बीच बीच में सभा को भी दिखाया जाए, कैसे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे निर्देश मैं दूंगा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, यानी इस चैप्टर में कितने दृश्य हैं इसका वर्णन नहीं किया गया है, मगर अगर गिनती की जाए तो टोटल 7 दृश्य हमको दिखाई देते हैं। ठीक है। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे, यानी इन दृश्यों में अलग अलग बातें वर्णित हैं तो उसको आप किस आधार पर बांटना चाहेंगे। तो हम लिखेंगे कि इस पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। मैं इन्हें स्थान यानी जितने भी दृश्य हैं अलग अलग जगह पर हैं, जैसे कोई रजनी के घर का है तो कोई जो है अमित के घर का है तो कोई जो है वहाँ पर का है शिक्षा निदेशक के पास का है तो कोई मीटिंग की जगह का है, यानी इन सभी दृश्यों को मैं स्थान के आधार पर और समय के आधार पर साथ ही साथ घटना के आधार पर विभाजित कर सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग दृश्य में अलग अलग घटनाएं हुई हैं। ठीक है। क्योंकि प्रत्येक दृश्य अलग अलग जगह और अलग अलग समय को दर्शाता है। इस तरीके से हम लिखेंगे और यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ। इसकी PDF चाहिए तो सामने आपको एक चीज़ लिखी हुई दिख रही है, ज्वाइन टेलीग्राम। ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।